नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। इस एक्सरसाइज को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस की सेपरेट प्रैक्टिस करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर एनुअल एग्जाम्स हो, दोनों एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक थ्योरम्स से रूबरू कराना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो आपको आ रही होंगी देन आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको पता ही होना चाहिए और वो आपका पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। सो दैट तो हम चलते हैं अभी सबसे पहले थ्योरम्स की तरफ और उन थ्योरम्स के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को और इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा होगा 8.1 थ्योरम यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी किताब ओपन करिए, वहाँ पर सारी थ्योरम्स मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 8.1 थ्योरम ये आ चुकी है। ठीक है, आप किताब कॉपी रफ से ये सब लेके बैठा करो और जो मैं बताता जाता हूँ आप उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करो। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो देन आप वीडियोस का क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आप उसको बाद में नोट डाउन कर सकते हो और अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, 8.1 थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके की पॉइंट पकड़ने का प्रयास करो। डायगोनल, ठीक है, फिर आया पैरेललोग्राम, फिर आया डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, पैरेललोग्राम कुछ आपका इस शेप में बनता है कि नहीं बनता। जैसे यहाँ पर फिगर 8.8 में दिखाया गया, ये ABCD क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक आने क्लियर आपको भी। ठीक है भैया, यहाँ पर ACM ने क्या खींचा, एक डायगोनल खींचा, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन के आए सामने। एक ट्राइंगल कौन सा है, जिसको मैंने ग्रीन पार्ट से हाईलाइट करा है, ये मान लेते हैं T1 ट्राइंगल होगा, और दूसरा ट्राइंगल जो मैं येलो कलर से भी हाईलाइट कर रहा हूँ वो दूसरा ट्राइंगल होगा T2। ठीक है, तो यहाँ पर T1 और T2 ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो क्या होता है, सर्वांग समता जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम एक जैसी शेप होगी दोनों की। क्लियर है कि नहीं, यही चीज़ प्रूव करनी होती और यही ये थ्योरम्स बोलती है। यानी कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है, चाहे वो रेक्टेंगल हो फिर चाहे स्क्वायर हो या फिर कुछ शेप इस तरीके की है, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स क्या है, एक दूसरे में पैरेलल है, सो दैट उनके बीच अगर हम कोई भी एक डायगोनल खींचेंगे तो वो क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको दे देगा। क्लियर है कि नहीं। अब हम दूसरी थ्योरम की तरफ चलते हैं। दूसरी थ्योरम क्या बोला गया है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे आपने कोई रेक्टेंगल बनाया या फिर आपने कोई स्क्वायर बनाया, ठीक है, या फिर आपने इवन इस तरीके से कोई शेप बनाई जो कि पैरेललोग्राम की तरीके से दिखती है। क्लियर है कि नहीं, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इसका नाम दे दिया ABCD। क्लियर है कि नहीं, तो AB की अपोजिट साइड क्या होगी, CD। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि AB बराबर CD होगा, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। और यहाँ पर ये जो BC साइड है वो DA के इक्वल होगी। अब DA के क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे इसको लिख सकते थे BC इक्वल में AD। क्लियर है कि नहीं, ये क्या है, अपोजिट साइड्स है, सो दैट ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, आपको भी भैया ये चीज़, ये थ्योरम समझ में आ गई है। उसके बाद 8.3 थ्योरम्स की तरफ चलते हैं और ये थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या बोलती है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, अपोजिट साइड्स है, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ओके इज इक्वल। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। कहने का मतलब यही है कि उसी चीज़ को 8.2 थ्योरम को थोड़ा सा इसने पलट दिया। पलटने का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि वो शेप क्या होगी, पैरेललोग्राम है। अगर आपके पास कोई भी शेप है और उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, सो दैट वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इनडायरेक्टली अगर बात करी जाए तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको, होगी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 8.4 थ्योरम क्या बोलती है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर चाहे आप ये रेक्टेंगल ले लें, चाहे आप स्क्वायर ले लें, या फिर आप अपनी वही शेप ले लें, ये पैरेललोग्राम ही है। अब इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कौन कौन से, जैसे ये एंगल है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा क्या कोई अपोजिट एंगल नहीं, नहीं और भी है, जैसे ये एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। क्लियर है कि नहीं, ये कहानी समझ में आ रही है, ये सारे अपोजिट एंगल हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी कहानी समझ में आई।
ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद 8.5 थ्योरम देख लेते हैं भाई। 8.5 थ्योरम कहाँ चली गई? ये रही। ठीक है, क्या बोला गया इसमें भाई? इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल, आपको क्वाड्रिलेटरल में देखना है ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ओके, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ठीक है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। यानी कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है सो दैट ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। कहने का मतलब ये आपके पास ट्राइंगल है और ये शेप, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अगर इक्वल है तब भी ये क्या होगा? पैरेललोग्राम ही होगा। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? जैसे आप देखते हो रेक्टेंगल, ठीक है, ये इसमें रेक्टेंगल में ये एंगल, चारों एंगल ओवरऑल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो जब देखो अपोजिट एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये सारे इक्वल होंगे कि नहीं? देखो हर एक एंगल 90 डिग्री का है, चाहे अपोजिट एंगल देखो चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, सारे एंगल इक्वल है। ओवरऑल ये बोल रहा है कि अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तब भी वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अगर आप स्क्वायर देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका अपोजिट एंगल बोला गया है कि इक्वल होना चाहिए, और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। सो दैट इसमें भी वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि ये क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा और एक पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोला गया है? जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, देखो ये पैरेललोग्राम है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये और ये, ठीक है, यानी कि ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल है। ये चीज़ बताना चाह रहा है ये थ्योरम के माध्यम से। क्लियर? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कहानी क्लियर है कि नहीं? इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें क्वेश्चंस को जब हम अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, सो दैट इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये चीज़ें पहले ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप बीच में भैया ये कहाँ से आया, ये कैसे कर रहे हो आप, ये बीच में आपको नहीं पूछना है। और अगर आपको नहीं पता है देन आप कंसल्टेशन बना के ध्यान से सुनना। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है देन आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? 8.7 इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, अच्छा जी, आप देखो उसी थ्योरम का अपोजिट दे दिया गया। अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये डायगोनल ये इसके इक्वल और ये डायगोनल इसके इक्वल, ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट तब वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक दूसरे को जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस होती है, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। ओवरऑल ये बात कही जा रही है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आई होप इतना अगर आपको पता चल गया, आपके जहन में बैठ गया, देन आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करोगे। बट थोड़ा और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बोल देना और कह देने में बहुत अंतर होता है। सो दैट आपको प्रैक्टिस करते रहना है, देन तभी उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर 8.8 थ्योरम भी दी गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड देन पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड देन वो भी क्या होगा? पैरेललोग्राम। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं इंक्लूड करा गया था। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है और उसके एंगल्स का रेशियो दे दिया गया है 3, 5, 9, 13। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसा? कुछ इस शेप में बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसी एक शेप बना लेनी है। क्लियर है कि नहीं? और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कुछ आपका इस तरीके से होगा। आप चाहें तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही तो है। तो भाई ये तो बन नहीं रहा। ठीक है, हम ही बना लेते हैं। भाई साहब चलो हटो, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, और या फिर कुछ आप इस तरीके से दिखाओ। ठीक है, अब हम इसका नाम भी दे देते हैं। इसका नाम है ए, ठीक है, और इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब इसने क्या बोला है कि हर एक एंगल का रेशियो 3, 5, 9, 13 है। ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। तो मान लेते हैं एंगल ए जो होगा वो कितने डिग्री का? देखो पहली बात तो ये समझो कि हर एक एंगल का रेशियो दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? जब भी किसी भी एंगल का रेशियो दिया जाए तो आपको एक मानक तय करना है कि वो एंगल उतने डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे 3 लिखा है तो वो मान लेते हैं 3 डिग्री का होगा। 5 डिग्री लिखा है इसका मतलब 5 डिग्री का होगा। 9 लिखा है तो 9 डिग्री का होगा। 13 लिखा है तो 13 डिग्री का होगा। क्लियर है कि नहीं? और एक चीज़ इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उन चारों का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है।
क्लियर रहेगा, याद रहेगा। यानी कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है या फिर पैरेललोग्राम होता है उसके चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल ए, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे ठीक है भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, देखो जो रेशियो दिया गया है वो 4 ही रेशियो दिए गए और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में एंगल भी कितने होते हैं 4, और 4 ही एंगल के होते हैं। अब ये भी जान लो क्योंकि ये चीज़ें आपको हर जगह पे कोई बताएगा नहीं। 4 एंगल इसलिए होते हैं क्योंकि 4 ही साइड है तो बनने वाला एंगल भी कितने होंगे यहाँ पर 4 ही होंगे। यानी कि 4 साइड हैं तो 4 एंगल, 3 साइड हैं 3 एंगल, 2 साइड हैं तो 2 एंगल। ऐसा पॉसिबल है क्या, विचार करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखो 4 साइड से इसलिए यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं। और भी एंगल्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, आपको विचार करना है, ठीक है। तो एंगल ए की जगह पे आप रखेंगे क्या, देखो सबसे पहले 3 आया तो मान लेते हैं एंगल ए जो होगा वो 3A डिग्री का एंगल बना रहा होगा, फिर प्लस है प्लस लगा लेते हैं। बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे तो सेकंड पे 5 आया और सेकंड पे बी हमने माना है तो मान लेते हैं बी जो बना रहा होगा वो 5A डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो हम यहाँ पर 5A रख लेते हैं। प्लस एंगल सी की जगह पे क्या रखेंगे, देखो तीसरे पे सी और तीसरे पे 9 आया तो मान लेते हैं सी 9A डिग्री का एंगल बनाएगा। और प्लस एंगल डी आया 13 तो 13 मान लेते हैं और ये तीन चारों किसके इक्वल हो जाएंगे 360 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर, आपको कि भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हर एक ए के उसमें हमने माना है तो ये 3A + 5A कितना हो जाएगा 8A, 8 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में ये 13 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 में 17 तो कितना हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। और इक्वल में कितना बचेगा 360 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। अब देखो ए के साथ 30 है यानी कि ए का कोफिशिएंट कितना है 30 है तो अभी LHS में ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो RHS में अगले स्टेप में क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 12, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो एंगल ए के जगह पे हमने कितना माना था 3A, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी एंगल ए की वैल्यू 3A का मतलब है 12 3 जा 36, ठीक है। और एंगल बी की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे तो बी की जगह पे हमने 5A माना था और ए की वैल्यू 12 है तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर। और एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की जगह पे 9 रखा गया है तो 12 9 जा 108 हो जाएगा। और एंगल डी ऐसे ही निकालेंगे तो 12 और 13 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, 3 बचेगा और 12 1 जा 12 और 3 5 यानी कि 156। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए फिर से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन बोला गया था हमसे कि कोई यहाँ पर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 5 9 13, ये रेशियो दिया गया था। क्लियर है कि नहीं। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल की एक शेप बनाई जिसका नाम दिया ABCD। चूँकि यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होता है, सो दैट हमने लिखा A + B + C + D = 360। चूँकि इन सभी का रेशियो दिया गया था तो हमें पता ही नहीं था कि कौन एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो हमने मान लिया एंगल A होगा 3 डिग्री का 3A डिग्री का, एंगल B होगा 5A डिग्री का, एंगल C होगा 9A डिग्री का और एंगल D होगा 13A डिग्री का। और सभी को हमने ऐड किया इक्वल में 360 डिग्री रखा। सबको ऐड करेंगे तो 30A मिलेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप कहोगे A क्यों माना गया है, क्योंकि जब भी रेशियो में दिया जाए तो आपको कोई ना कोई एक उसके कोफिशिएंट के साथ रखने के लिए आपको लेना पड़ता है ऐसा नंबर, ठीक है। अलजेब्रिक टर्म्स रखना ही पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको करेक्ट वैल्यू चाहिए देन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 30A = हो जाएगा 360 और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ A जो कि 30 है वो अगले स्टेप में डिवाइड करेगा, हमें A की वैल्यू 12 मिल जाएगी। चूँकि हमने एंगल A को 3A माना था तो 3 × A करेंगे यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। 5A B की वैल्यू थी तो 5 × 12 करेंगे तो 60 मिलेगा। 9A लिखा है जो कि C की वैल्यू है तो यहाँ पर C यानी कि 9 × 12 करेंगे तो 108 मिलेगा। सेम पैटर्न पर D की वैल्यू 13A माना था, सो दैट हम 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 मिलेगा। एंड कैलकुलेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम है देन आप उसको प्रैक्टिस करके धीरे धीरे इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इज़ अ रेक्टेंगल। यानी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, देन आपको प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि उसका कोई एक एंगल अगर आप 90 डिग्री दिखा देते हैं या फिर आमने सामने की साइड्स इक्वल दिखा देते हैं, देन वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन पैरेललोग्राम में कंडीशन ये होती है कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती सो दैट इक्वल भी होंगी, लेकिन एंगल 90 डिग्री का होगा ये जरूरी नहीं, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। तो वो मान लेते हैं ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल रहा। क्लियर? अब हम इसका नाम भी दे देते हैं, एक प्यारा सा नाम दे देते हैं जो सभी को भाई अच्छा लगे, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते? मोनू नाम दे देते? अरे नहीं भाई, इसका नाम मोनू दे देंगे तो फिर हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABCD। क्लियर है कि नहीं? अब आप कहोगे भैया हर एक का नाम ABCD ही रखते हो, मज़ा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मज़े के लिए नहीं, अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला गया, इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी कि ABCD। अच्छा जी, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ही बना लिया, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाना चाहिए था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है वो भी पैरेललोग्राम ही होता है, बट आपका डाउट क्लियर हो इसलिए मैं पैरेललोग्राम ही बनाऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल नहीं लेंगे क्योंकि रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है। क्लियर? तो इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है, फिर इसका नाम दे देंगे B, ठीक है, इसका नाम C हो जाएगा और ये नाम हो जाएगा D। क्लियर? आपको भी भैया ये बिल्कुल क्लियर है? आप बताओ और हमें समझना है, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, यानी कि AC और BD क्या है, इक्वल है। यानी कि अब आपको दिखाना है कि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के लिए हर एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? अरे भैया जब तक हमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो आपके पास दिया गया है पहले आप उससे लिखो, ठीक है। ABCD क्या है आपके पास, पैरेललोग्राम, यानी कि इसके आमने सामने यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं, यानी कि ABCD के बराबर होगा और BC AD के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब इनमें से आपको कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो उसके लिए आप देखोगे किन किन ट्राइंगल्स में, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कॉन्ग्रुएंस ही प्रूफ करना है और उसी की हेल्प से आप दिखा पाओगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो आपको एंगल कौन कौन से देखने हैं, पहले आपको ये वाला एंगल देखना है, ठीक है, जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखना है। क्लियर है कि नहीं? ये ट्राइंगल में आपको देखना है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा भैया? दूसरा ट्राइंगल आपका होगा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो उसका नाम होगा होगा DBC, ठीक है। तो ये रहा दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम येलो कलर से कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर किन किन ट्राइंगल्स में देखना है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ट्राइंगल ABC में, ठीक है, AB, ठीक है, और C में, और दूसरा ट्राइंगल होगा DBC। कौन सा होगा? DBC। इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अच्छा जी, अब देखो दिया क्या गया, डायगोनल्स आपके इक्वल थे और ABCD पैरेललोग्राम थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देख रहे हो तो आपके पास ध्यान से देखना, ठीक है, आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है ABC। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास BC क्या है, कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू CB हो जाएगा कि नहीं। और इसका रीजन क्या होगा, ये कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन है। यहाँ तक कहानी क्लियर? आप हो गए बिल्कुल भैया क्लियर। अब अगर आप दोनों में देखें तो यहाँ पर AC और BD क्या है, ये दोनों ही क्या है, ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस है। क्योंकि अगर आप ABCD में देखोगे तो दोनों डायगोनल्स हैं, जो कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं। तो आप लिखोगे AC इक्वल है BD के, और ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, सो दैट ये गिवन है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे गिवन है, AC बराबर BD, ये हमको पहले से दिया गया था। अच्छा जी, अब ये चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं? अब दोनों में अगर हम एक चीज़ और देखें, यहाँ पर AB और CD क्या है, बराबर है, क्योंकि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इसको लिख सकते हो AB बराबर CD, ठीक है, AB बराबर CD। तो ये भी क्या है हमारे पास, गिवन है। क्लियर है कि नहीं? या फिर आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सो दैट इज साइड्स इक्वल, ठीक है। ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ तक कहानी क्लियर? आपको भी भैया यहाँ तक तो पूरी तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर? तो यानी कि देखो आपके पास ये साइड, फिर से साइड और फिर से साइड, तो आप लिख सकते हो बाय साइड साइड थ्योरम
गिवन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय साइड साइड थ्योरम। ठीक है, बाय साइड साइड थ्योरम ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DBC के। यहाँ तक कहानी क्लियर? अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि DCB जो कि एक एंगल बन रहा है, ध्यान से आप देखना, ठीक है, ट्राइंगल एंगल, ठीक है, DCB इक्वल होगा किसके? ABC के। क्लियर है कि नहीं? अब आप कहोगे एंगल DCB और इस ABC इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। तो आप इसको CPCT लिख सकते हो कि नहीं? आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक कहानी क्लियर थी कि नहीं? आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देन लास्ट में आप DCB यानी कि DCB ये वाला एंगल और ABC ये वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी, बिल्कुल अभी, ठीक है, फिर क्योंकि इसके आगे करेंगे तो ये मिट जाएगा। क्लियर? तो अब देखना यहाँ पर ये लास्ट वाली लाइन याद रखना, ठीक है, DCB और ABC इक्वल है, ठीक है, नोट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने लिखा था DBC, ठीक है, DCB, ठीक है, DCB इक्वल था ABC के, ठीक है ना? तो वो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बने हुए थे, ठीक है, इसका नाम था ABC और D। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, तो यहाँ पर जब ये दोनों एंगल इक्वल थे तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या है? स्लैंट लाइन BC के एक ही ओर बने एंगल्स हैं, और जब एक ही ओर बने एंगल्स होते हैं स्लैंट लाइन के तो उनका टोटल कितना होता है? 180 होता है कि नहीं? तो अब अगले स्टेप में आप लिखोगे DBC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे ठीक है भैया, क्योंकि आपको पता है DCB और यहाँ पे देखो DCB होगा, ठीक है, रिप्लेस कर लेना, ठीक है, गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग में लिख गया, ठीक है। तो DBC और ABC इक्वल है, तो इसका मतलब है दोनों जगह पे हम इसको रिप्लेस करके ABC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2ABC। क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ABC, एंगल ABC का क्या है? कोफिशिएंट है। तो अगले स्टेप में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री निकल के आएगा। तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं? और अगले स्टेप में हमने बात करी थी कि DCB, ठीक है, ये DCB था, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? वो भी 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट वो भी 90 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ हो जाएगा। और रेक्टेंगल में तो यही तो होता है, उसकी सारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि पैरेललोग्राम में भी होती हैं, बट हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता पैरेललोग्राम में, बट रेक्टेंगल है तो वो हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री हर एक एंगल दिखाया, सो दैट ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया? सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रम्बस। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। चलिए, रम्बस एक तरीके से क्या होता है? आपका स्क्वायर तरीके से ही होता है। स्क्वायर तरीके से पूरी तरीके से नहीं कह सकते, बट यहाँ पर क्या होता है? चारों साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बोला गया सो दैट इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम बना लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से, और इसके डायगोनल्स क्या हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ABC और D। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, देन ये आपको दिखाना है कि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो क्या ये एक रोम्बस है? रोम्बस के लिए चारों साइड्स इक्वल दिखानी, यही हमारा टारगेट है। क्लियर? तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में ये आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती हैं। क्लियर है कि नहीं? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अच्छा जी, तो काम क्या होगा? अगर हम इन दोनों में से ये वाली साइड और ये साइड इक्वल दिखा दें तो इसका मतलब ओवरऑल चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। चारों साइड्स इक्वल हो गई यानी कि वो एक रोम्बस हो गया। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे ठीक है भैया। तो अब आपको समझना है कि किन किन ट्राइंगल्स में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो हमारे पास इसका नाम ओ दे देते हैं, तो हम देखेंगे एक तो AOB, और आप देखना, ठीक है, AOB में देख सकते हो आप चाहे, या फिर AOD और COD में, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल, एक ऊपर वाला लेंगे COD, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? आप ध्यान से देखना, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेंगे AOD और
COD, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग क्वेश्चन को समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल AOD में, ठीक है, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा काम होगा कि CD बराबर AD दिखाना, बस। अगर ये प्रूफ हो गया देन हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये 90 डिग्री पर, चूँकि आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, तो इसका मतलब यहाँ पर OA और OC क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो OA बराबर OC, ये क्या है, गिवन है, एक तरीके से इनडायरेक्टली गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर OD क्या है, कॉमन है। देखो दोनों में OD आ रहा है कि नहीं, तो OD बराबर आप लिख सकते हो DO, ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। आप इसको कॉमन साइड लिख सकते हो। उसके बाद क्या आप दिखा सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर AOD, एंगल AOD आप लिख सकते हो, ठीक है। AOD इज इक्वल टू हो जाएगा COD, और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री आप लिख सकते हो। अब देखो साइड साइड एंगल, यानी कि अब लास्ट में आपको लिखना है बाई साइड साइड एंगल थ्योरम, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन लास्ट स्टेप में आप लिख क्या सकते हो, वही CPCT वाला, यानी कि CD और AD क्या है, ये दोनों ही करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कि नहीं। तो अगले स्टेप में आप दिखा सकते हो AD बराबर CD, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप इसका रीजन CPCT लिख देना, ठीक है। अब AD बराबर CD हो गया, क्योंकि ABCD एक ऑलरेडी क्या था, पैरेललोग्राम था। तो CD बराबर था AB के, और अभी CD किसके बराबर है, AD के। ओवरऑल अब ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और ऐसा पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ रोम्बस में है या फिर स्क्वायर में। सो दैट ये क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर रोम्बस आ गया। रोम्बस और स्क्वायर की कंडीशंस लगभग सेम होती हैं और सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, और आपको इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन करा है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड वाला जैसा क्वेश्चन करा है डिक्टो फोर्थ एंड फिफ्थ है, ठीक है। बस आपके नॉलेज को यहाँ पर चेक करा जा रहा है कि किस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, डायगोनल्स AC, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर पैरेललोग्राम, ये देखो डायग्राम भी दिया गया है। यहाँ पर AC क्या कर रहा है, ABCD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। AC क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, क्लियर है। देन आपको दिखाना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C, ओके, ठीक है। तो हम किन किन ट्राइंगल्स में देखेंगे, पहली बात तो ये बोला गया है जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। फिर आपको दिखाना है कि एंगल C भी इसको भी बाइसेक्ट करता है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो हम किन किन ट्राइंगल्स में देखेंगे, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा। एक तो ट्राइंगल्स हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, जिसको हम ग्रीन पार्ट से हाईलाइट कर रहे हैं। और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा होगा, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, इसी के थ्रू हम प्रूफ कर पाएंगे। और वैसे भी ये एक पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और लास्ट में रोम्बस दिखाना है, यानी कि CD, और हमें किसको इक्वल दिखाना पड़ेगा भाई, CD के साथ साथ BC को इक्वल दिखा दें, तब काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग चाहे तो इसको जो एंगल दिए गए हैं उसके विदाउट भी कर सकते हैं, बट हम इसे थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे ताकि हम अपनी बात भी रख पाएँ और क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहले हम उसे लिख लेते हैं, जो गिवन है हम उसको हम इधर साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा था, तो हम इसको मान लेते हैं ये एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। येलो कलर से आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, इसको थोड़ा ब्लैक कलर से लिख देते हैं। इसको एंगल 1 लिख देते हैं और इसको एंगल 2, ठीक है। ये वाला एंगल 3 मान लेते हैं और ये वाला एंगल 4 मान लेते हैं, क्लियर है कि नहीं।
अच्छा जी, तो इसका मतलब हमारे पास दिया क्या गया, जो दिया गया आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करना, ठीक है। ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ए सी, ठीक है। एंगल ए बाइसेक्ट बाय ए सी, ठीक है। तो इसका मतलब होगा एंगल एक, ठीक है, और एंगल दो, ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एंगल ए को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल वन और एंगल टू इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने अंदाज में सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो अब हम ट्राइंगल किस में देखेंगे, ए डी सी। आपको लिखना है ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, एंड लगा के एंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो दोनों में डायगोनल ए सी की बात करेंगे तो कॉमन है, क्लियर है कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डायगोनल ऑफ ए सी इज ए कॉमन, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन साइड है, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखना एंगल जो ये था वो बाइसेक्ट हो रहा था AC के थ्रू, सो दैट यहाँ पर AC क्या है, एक स्लैंट लाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि एंगल दो और एंगल तीन ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल भैया, ठीक है। अच्छा जी, और एंगल वन अगर आप देखो और एंगल फोर को देखो तो ये भी क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल भैया होंगे। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि ये साइड एंगल एंगल से प्रूफ हो गया है कि ADC और ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर चिपका देते हैं कि ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के। और यहाँ पर थ्योरम कौन सी लग रही है, आप यहाँ पर थ्योरम भी बता सकते हो। वो थ्योरम क्या होगी, बाय, ठीक है, साइड एंगल एंगल बाय साइड एंगल एंगल थ्योरम। क्लियर है कि नहीं, इस थ्योरम से ये प्रूफ हो गया। अच्छा जी, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था, आपको ये भी प्रूफ करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो एंगल C को भी क्या बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, जो एंगल हमने अल्टरनेट एंगल माने थे उसको पहला मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और दूसरी मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और हमारे पास दिया क्या गया था, एंगल वन और टू इक्वल था कि नहीं। तो एंगल फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें, देखो दूसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर है और पहला एंगल चौथे एंगल के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया पहला एंगल और दूसरा एंगल बराबर है, तो पहला एंगल और दूसरा एंगल बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, पहला तीसरे के बराबर होगा और दूसरा चौथे के बराबर होगा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यानी कि एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री और एंगल फोर, ये चारों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहीं से आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए आप ये लिख सकते हो कि एंगल तीन और एंगल चार क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल तीन और चार भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही चीज़ तो हमें पहले इसमें प्रूफ करनी थी। एंगल तीन और एंगल चार इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना यही होगा। देखो एंगल एक और दो और तीन चार, इस चारों इक्वल है। तो देखो भाई एंगल एक और तीन को देखना, पहली बात तो एंगल एक और तीन, ठीक है, ध्यान से देखना आप। एंगल एक और तीन तभी इक्वल हो सकता है जब ये एक, देखो ट्राइंगल ADC में आप चाहे देखें चाहे ABC में देखें, अभी आप ADC में देखना, ठीक है। एंगल एक और तीन इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, CD और AD बराबर होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक क्या बन रहा है, एक समद्विभाव बन रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, आपको कि बिल्कुल। और एंगल दो और चार इक्वल है, इसका मतलब AB और BC बराबर है। ओवरऑल अगर हम देखें AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD AD के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। एंगल्स चारों बराबर है तो इसका मतलब AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा CD के और CD बराबर होगा AD के। यानी कि ये एक रोम्बस भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। रोम्बस के लिए आपको चारों साइड्स का जो रेशियो निकालना होता है, जो रिलेशन बिल्ड करना होता है, वो यही होता है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जो कि हमने यहाँ पर वो भी दिखा दिया। सो दैट ये भी प्रूफ हो गया कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यानी कि ए बी सी डी के चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। ओके, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी एंड द डायगोनल ऑफ बी डी बाइसेक्ट बी एंड डी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। डायग्राम कुछ ये बनेगा आपका, ठीक है, डायग्राम क्या बनेगा, कुछ ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। यहाँ पर अभी हम AC के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, देन अब आपको BD के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आपको ट्राइंगल ये वाला ले लेना है, ठीक है, और बाद में ट्राइंगल आपको ये वाला ले लेना है। क्लियर है कि नहीं? और दोनों के लिए आपको ये देखो अल्टरनेटिव एंगल्स, ये एंगल्स इक्वल है कि नहीं, एंगल ए और सी इक्वल जैसे हो रहा था वैसे ही आपको ये चीज़ प्रूव करनी। फिर ये एंगल इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये एक रोम्बस है और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल है, तो ये ऊपर का एक एंगल क्या बन जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, और नीचे भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये एंगल इक्वल। इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था सेम अगर आप लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर में होगा तो आपको 4 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर कटेगा क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर के लिए ही ये क्वेश्चन बदला गया। ठीक है ना, बाकी डिक्टो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आपको खुद से इसको ट्राई करना है। ठीक है, ये भी मैं आपको होमवर्क ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, और वैसे भी आपको मैथमेटिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद ही से ही ट्राई करने चाहिए। ठीक है, इससे आपका IQ लेवल भी बिल्ड होता है और आपके सोचने की तरीका यानी कि एबिलिटी जो होती है, थिंकिंग एबिलिटी, वो भी बदलती है, चेंज होती है, और आप सोच पाते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well C so that the ABCD is a square and BD diagonals B and D। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो भाई साहब देखो ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली यही निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसा अभी हमने 7 वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, तो 7 और 8 आपको दोनों ट्राई करने। ठीक है, कुछ यूनिक नहीं है, दोनों सेम ही है, जैसा मैंने 6 वाला क्वेश्चन कराया था सेम पैटर्न पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 वाला। ठीक है, ये 9 और 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए ये कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एनुअल एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स। ठीक है, तो ये एनुअल के लिए तो आप मान के चलो। ठीक है, मोस्ट ट्रिपल स्टार इसको दे देते हैं भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन क्या बोला गया, समझने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन को भी डेप्थ में सॉल्व करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। बोला गया इन पैरेललोग्राम ABCD, बहुत अच्छी बात है, पैरेललोग्राम ABCD की बात हो रही है, यानी कि AB बराबर होगी CD के और यहाँ पर BC बराबर होगा किसके, AD के। यहाँ तक कहानी क्लियर? आप कहोगे भैया ये तो आपने इतने अच्छे से पढ़ा है कि ये चीज़ें तो भूलनी ही नहीं। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन अ डायगोनल्स, यानी कि P और Q जो 2 पॉइंट्स हैं वो डायगोनल BD पर क्या है, रखे हुए हैं। ये रहा डायगोनल BD और इस पर 2 पॉइंट्स कौन है, एक Q पॉइंट है और एक P पॉइंट है। क्लियर है कि नहीं आपको भी? बिल्कुल। और DP बराबर BQ दिया गया है। इसके अलावा पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। तो तब से क्या कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे सर, ये आपकी तरफ से जवाब होगा। ठीक है, खैर आपका कहने का मतलब बस यही होगा कि इतनी देर से क्लास देखे जा रहे हैं तो समझने के लिए देख रहे हैं भैया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, खैर बोला गया APD और CQB को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो APD भैया ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है, तो ये रहा APD। ठीक है, अच्छा जी, और CQB कहाँ पे रहा, तो ये रहा CQB। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, इन दोनों को क्या दिखाना है भैया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अच्छा जी, तो चलिए करते हैं। तो ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पर BD क्या है, BD ध्यान से देखना, BD क्या है, BD क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल एक तरीके से स्लैंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल यहाँ पर B जो होगा छोटा वाला, ठीक है, और यहाँ पर एंगल D जो छोटा वाला पार्ट होगा, ये स्लैंट लाइन के अल्टरनेट एंगल्स हैं कि नहीं, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं। पहली चीज़ ये मिल गई। तो आप इसे लिखोगे कैसे, आप लिखना इसको, जिस एंगल को दिखाते हैं उसको बीच में रखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे QBC आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको CQB लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं इसको QB और C। ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा किसके, ADP के, आप इसको लिख सकते हो, या फिर PDA लिखता। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं PDA। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल क्यों होंगे, इसका रीजन है कि ये एक अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? आप कहोगे बिल्कुल भी क्लियर है। उसके बाद चूंकि ABCD क्या था, ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम था, तो यहाँ पर AD
और बी सी भी बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि बिकॉज ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए डी बराबर होगा बी सी के। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम्स की साइड है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। और आपको क्या दिया गया था, पहले ही बोला गया था डी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डी पी है इतनी साइड और यहाँ पर ये जो बी क्यू है इतना पार्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डी पी बराबर बी क्यू, जो कि हमारे पास क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन चीज़ें आ चुकी हैं, एक तो एंगल आ गया, फिर साइड और फिर साइड। तो आप इसको लिख सकते हो बाय एंगल साइड साइड थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल ए पी डी, ठीक है, ए पी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल सी क्यू बी के। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया कि नहीं, आपको कि बिल्कुल भी हो गया। एंड सेकेंड पार्ट में आपको ए पी बराबर सी क्यू दिखाना है। तो देखो भाई, ए पी और ये सी क्यू, ये इन्हीं ट्राइंगल्स के तो पार्ट हैं कि नहीं। ठीक है, तो ए पी अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ए पी और सी क्यू ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कि नहीं। तो देखो, पहला तो आपने प्रूफ कर लिया, सेकेंड आपको ए पी बराबर सी क्यू दिखाना है, तो आप उसके लिए लिखो ए पी बराबर सी क्यू और इसका रीजन क्या दे दो, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दैट ए पी और सी क्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला और दूसरा हो गया कि नहीं, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है ए क्यू बी, ठीक है, और सी पी डी को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो भाई थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ए क्यू बी कहाँ पर है हमारे पास, देखो ये रहा ए क्यू बी, ठीक है, ये रहा ए क्यू बी, ठीक है, अच्छा जी। और सी पी डी कहाँ पे रहा, तो ये रहा हमारे पास सी पी और डी, इन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ध्यान से भैया देखना, ठीक है, ए बी और यहाँ पर सी डी क्या है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इन दोनों के लिए मान लेते हैं ये आपने लिख लिया। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ये क्या है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो आप इसके लिए ये रीजन लिख देना। ठीक है, अच्छा जी। क्योंकि यहाँ पर बी डी क्या है, एक स्लैंट लाइन है, तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी क्या बनेगा, सेम पैटर्न पर क्या बनेगा भाई साहब, बताइए, अल्टरनेट सिंगल बनेगा कि नहीं। तो अब इस चीज़ को आप कैसे दिखाना, क्यों बी ए या फिर ए बी क्यों। ठीक है, तो ए बी क्यों इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी पी के। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी पी के, सी डी पी के। ठीक है, और रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, रीजन क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या दिया गया था, इसके अलावा देखो डी पी बराबर बी क्यू आपको दिया ही गया था, ये देखो। तो आप यहाँ पे लिख देना डी पी बराबर बी क्यू। क्लियर है कि नहीं। तो ये यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें आ गई, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो आपको लिखना है बाय बाय साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है, अब ट्राइंगल्स आपके पास क्या था, ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी पी डी के। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं। उसके बाद ए क्यू बराबर आपको सी पी दिखाना है इसमें। तो ए क्यू और सी पी भी देखो ध्यान से भाई, ए क्यू आपके पास ये रहा और सी पी आपके पास ये रहा। तो ए क्यू और सी पी क्या है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला भी हो जाएगा। ये आपने थर्ड करा कि नहीं, ये आपने थर्ड क्वेश्चन करा। और फोर्थ में आपको ए पी और क्या दिखाना है, ए क्यू और सी पी। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए क्यू इक्वल होगा सी पी के, और उसका रीजन क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कि आपने अभी प्रूफ करा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला गया फिफ्थ में, ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और ये पैरेललोग्राम होगा कैसे भाई, तो देखो अभी आपने दिखाया था ए क्यू बराबर सी पी और ए पी बराबर क्यू सी, यानी कि सी क्यू। आपने ये दूसरा और ये फोर्थ वाला तो प्रूफ ही करा था। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है ए पी बराबर सी क्यू, जो कि हमने प्रूफ करा हुआ है। तो आप लिख देना गिवन है। और ए क्यू बराबर सी पी, ये भी क्या है, गिवन है। सो दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना था, जो कि हमारे पास दिया गया। ठीक है, ये ए पी सी क्यू के बराबर है, ए क्यू सी पी के बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन क्या बोला गया भाई,
10th वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C, ओके, डायगोनल BD, ठीक है। सो दैट आपको APB और CQD क्या दिखाना है भाई, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो APB देखते हैं कहाँ पे हमारे पास, APB ये रहा, ठीक है, और CQD, तो भाई CQD ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसको भाई कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ये हाईलाइट हमने कर लिया, ये ट्राइंगल रहा, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो भाई कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं और क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी देख लेते हैं भाई एक तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AB बराबर CD होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, एक 90 का तो दूसरा भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इधर तो एक एंगल 90 डिग्री का दिया ही गया है, ठीक है। तो दोनों एक एंगल 90 डिग्री के, तो वो इक्वल, और यहाँ पर AB बराबर CD हो जाएगा बिकॉज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अच्छा जी। और यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि BD यहाँ पर एक क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल क्या है, स्लैंट है, तो यहाँ पर ABP और दूसरा एंगल क्या बनेगा, CDQ या फिर QDC, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो अब तीन चीज़ें हो गई, तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पर लिखेंगे APB, ठीक है, APB एंड CQD, ठीक है, CQD इक्वल है दोनों, ठीक है। ये क्या इक्वल है, क्योंकि हर एक एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल है, ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो AB बराबर CD, तो आपको लिखना है AB बराबर CD। तो ये भी कहानी क्लियर है, बिकॉज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, अब वही अल्टरनेट एंगल्स आपके पास बचता है, ABP, ठीक है, यहाँ पर ABP, हाँ ठीक है, ABP, ठीक है, APB वो मैंने लिखा था, तो यहाँ पर आपको लिखना है ABP इक्वल होगा किसके, ABP इक्वल होगा ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा भाई, CDQ के, ठीक है, CDQ के। अब ये इक्वल इसलिए क्योंकि ये दोनों ही कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है, और आपके पास तीन चीज़ें आ गई। और जब भी आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, देन आप लिख सकते हो कि आपके पास एंगल साइड एंगल आया हुआ है, तो आप लिख सकते हो बाई एंगल साइड एंगल ट्राइंगल APB, ठीक है, APB ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CQD के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है कि नहीं, आ गया समझ में आपको, बिल्कुल भी समझ में आ गया। उसके बाद आपको दिखाना है AP बराबर CQ, तो AP बराबर CQ कैसे होगा, ये भी इक्वल ही होगा। अब AP बराबर CQ इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, AP और CQ ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ पर AP बराबर CQ इसलिए है क्योंकि ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसके लिए आपको रीजन लिख देना है बस CPCT, और आपने APB और CQD को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही करा था, तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं, अच्छा जी। उसके बाद अब 11 12 ये क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो आप इनको खुद से ट्राई करना क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। और 12 वाला लास्ट वन क्वेश्चन है, तो इसमें मैं थोड़ी आपको हिंट दे देता हूँ। क्या बोला गया, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD आपके पास ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। और क्या बोला गया भाई, इसमें बोला गया AB पैरेलल है CD के, तो AB जो पैरेलल है वो CD के पैरेलल है, अच्छा जी। और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेटा दिया गया है, यहाँ पे AD बराबर BC दिया गया, यानी कि AD बराबर ये BC के है, अच्छा जी। सो दैट एंगल A और B आपको दिखाना है, एंगल A और B इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जो हिंट दी गई है, यहाँ पर उन्होंने किया क्या है, यहाँ से C से एक लाइन पैरेलल खींची, वो भी किसके, AD के, सो दैट वो किसके इक्वल होगी, जब पैरेलल उसके तो इक्वल भी होगी। सो दैट यहाँ पर अब देखो वो एंगल, देखो ये साइड BC और CE इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, आपको कि बिल्कुल भैया, ठीक है। अच्छा जी, देखो B पर क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। तो एंगल E और B इक्वल था, और B प्लस ये B एक तरीके से दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो उनका 180, ठीक है। B प्लस E इनका टोटल कितना होगा, अब ये इनका टोटल की बात नहीं, लेकिन एंगल B और E इक्वल होगा, ठीक है। एंगल B और यहाँ पर E क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं, ठीक है। और आप ये क्या है, एंगल B पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका टोटल कितना होगा, 180, ठीक है। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, एंगल ABC, ठीक है, प्लस
आप यहाँ पे दूसरा एंगल ए और बी के हिसाब से उसको ई लिख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिखाना है और जब आप इसको सॉल्व करना तो ये चीज़ें हो जाएंगी आसान। आप थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैं उनके जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। और अगर आपके कोई क्वेरीज डाउट स्किप भी होते देन हम आने वाले समय में धीरे धीरे उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और चूंकि मैंने ये पूरा का पूरा एक कोर्स डिजाइन करा हुआ है तो आप उसके रिगार्डिंग में डे बाई डे सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एस एस लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।